हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का अशोक सम्राट के बारे में। तो इस वीडियो में हम अशोक सम्राट को कंप्लीट देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक अशोक प्रियदर्शी, जिसका कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अशोक मगध साम्राज्य के सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? तो आप बताएंगे 273 ईसा पूर्व में अशोक मगध साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए थे। अगला क्वेश्चन बनता है, अशोक के सम्राट बनने के पश्चात कितने वर्षों बाद राज्य अभिषेक हुआ था? तो आप बताएंगे 4 वर्ष के बाद राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे देवानपीय और देवानपीयदशी, ये दो नाम आपको अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। देवानपीय अशोक से क्या तात्पर्य है? आप बताएंगे देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो पुराणों में अशोक वर्धन नाम मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो आप बताएंगे बौद्ध ग्रंथों से हमको अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे बिंदुसार था। क्या? बिंदुसार। अशोक की माता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे सुभद्रांगी। क्या? सुभद्रांगी माता का नाम था। अशोक का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अशोक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चंडाशोक या निर्दयी अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा की माता का क्या नाम था? तो महादेवी था। क्या? महादेवी नाम था। अशोक के पुत्र कुणार की माता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे पद्मावती था। क्या? पद्मावती नाम था। अशोक के अभिलेख में उसकी किस पत्नी के नाम का उल्लेख मिलता है? तो कौरवाकी का नाम मिलता है। किसका? कौरवाकी का। रानी का कौरवाकी के पुत्र का क्या नाम था? तो तीवर नाम था। रानी कौरवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अशोक के अभिलेखों में किस पुत्र के नाम का उल्लेख है? तो तीवर नाम का, जो कि कौरवाकी का पुत्र था। कल्लड़ कृत राजतंगनी में अशोक के किस पुत्र का नाम विवरण मिलता है? तो जालौक का मिलता है। किसका? जालौक का विवरण हमको कल्लड़ की राजतंगनी से मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से अशोक का होता है, अशोक का कलिंग अभियान। अशोक ने कलिंग अभियान कब किया था उसको देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग से युद्ध किया? तो आप बताएंगे 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के विवरण से कलिंग के विषय में क्या सूचना मिलती है? तो आप बताएंगे कलिंग सूती वस्त्रों तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक अपने शासनकाल में एकमात्र युद्ध लड़ा, वह कौन सा युद्ध था? तो आप बताएंगे कलिंग युद्ध था। कौन सा? कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख से मिलता है। कहां से? 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है, कलिंग विजयोपरांत मगध साम्राज्य का प्रांत बना दिया गया। तत्पश्चात उसके 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र कहां पर स्थापित किए गए थे? तो आप बताएंगे उत्तरी केंद्र था राजधानी तोसली में और दक्षिणी केंद्र था राजधानी जौगढ़ में। कहां पर? जौगढ़ में। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के बेरी घोष की नीति त्याग कर किस नीति का अनुसरण किया गया? तो धम्म घोष का। किसका? धम्म घोष का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है, अशोक का साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अशोक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किससे किया गया जाता था? तो अशोक के अभिलेखों से किया जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के साम्राज्य में हिंदुकुश, एरात, अराकोसिया जिसको कांधार बोलते हैं, जेड्रोसिया राज्य सम्मिलित थे। इनकी जानकारी अशोक के किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, सरेकुना तथा लगमान शिलालेख से हमको प्राप्त होता है। कहाँ से? सहवाजगढ़ी, मनसेहरा, सरेकुना तथा लगमान शिलालेख से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के साम्राज्य की
सीमा अभिलेखों द्वारा कहाँ से प्राप्त होती है? अभिलेखों द्वारा। तो पश्चिमी सीमा किस अभिलेखों से हमको प्राप्त होती है? तो शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, सरेकुना, लगमान शिलालेख से हमको पश्चिमी सीमा प्राप्त होती है। उत्तरी सीमा के बारे में हमको पता चलता है कालसी देहरादून में शिलालेख, कालसी कालसी शिलालेख और रुमिनदेही और निगलिबी स्तंभ लेखों से हमको प्राप्त होती है। कहाँ से? उत्तरी सीमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे कालसी, रुमेनदेही और नगलीबा के स्तंभ लेखों से प्राप्त होती है। फिर आता है दक्षिणी सीमा हमको कहाँ से प्राप्त पता चलता है दक्षिणी सीमा के बारे में? तो आप बताएंगे ब्रह्मगिरी, मास्की और जस्टिन रामेश्वर सिद्धपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। फिर आता है पश्चिमी महाराष्ट्र से हमको प्राप्त होता है सोबरा शिलालेख से। गिरनार गुरजात से हमको जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। उड़ीसा क्षेत्र से हमको धौली जौगढ़ शिलालेख से हमको प्राप्त होता है जानकारी। नेक्स्ट है नोट में देखते हैं अशोक के द्वितीय शिलालेख से अशोक के दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल पांड्य और सत्यपुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी, इसके बारे में पता चलता है। 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची इस प्रकार मिलती है जैसे यमन, कंबोज, कांधार, रटिक, भोजक, पतिनिक, आंध्र, नाबक, नाबपक्ति, परिमदस आदि इन राज्यों का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक की परराष्ट्र नीति के बारे में देखते हैं पहले। तो अशोक के राज दरबार में किस मिस्र शासक ने अपना राजदूत भेजा था? तो बताएंगे टालमी फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक अपने किस शिलालेख में राजत्व संबंधी विचार व्यक्त किया है? तो 6वें शिलालेख में अपने राजत्व संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है, मैं जो कुछ पराक्रम करता हूं वह इसलिए कि ऋण से मुक्त हूं। अशोक के इस कथन का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो आप बताएंगे 6ठे शिलालेख में मिलता है। अशोक के संबंधित प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो अशोक की एक अन्य उपाधि क्या थी? तो आप बताएंगे धर्मराज थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो अशोक ने कहलवाया। नेक्स्ट है कश्मीर में श्रीनगर नामक की स्थापना किसने की? तो अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास अशोक के उपरांत किस मौर्य शासक ने देवाना प्रिय की उपाधि धारण की? तो दशरथ ने की थी। किसने? दशरथ ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है? तो टालमी सेकंड के समान समानता रखता है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? तो आप बताएंगे धर्म व नैतिकता का अधिकारी होता था। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम है जो अशोक का समकालीन था? तो बताएंगे देवानाप्रिय तिस्य। कौन? देवानाप्रिय तिस्य अशोक का समकालीन था। नेक्स्ट है अशोक के समकालीन शासक थे कौन? सीरिया का थिरोस, फिलाडेल्फस का टालमी और मैसिडोनिया का एंटियोगोटस गुनाटस और कुरेनी का सीरन का नाम का मग, ये अशोक के समकालीन राजा थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास तो किस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु उसने धम्म का प्रचार किया था। अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक शासन के कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी? तो 4 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली थी। अगला क्वेश्चन आता है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था? तो निर्ग्रोथ नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने उनको दीक्षित किया था। नेक्स्ट है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया? तो मोगली तिस्सु के प्रभाव में आकर वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ दिव्य बदान के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया था? तो उपगुप्त ने किया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्य बदान में उपगुप्त द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी? तो
10 वर्ष के बाद बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात अशोक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो अहिंसा, सदाचार का पालन करना तथा मांस बच्चर त्याग दिया। फिर आता है राजकीय भोजनालय में मारे जाने वाले पशुओं की संख्या कम कर दी गई। और अगला है धर्म यात्राओं को प्रारंभ कराया गया। नेक्स्ट है, अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी? तो 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा के किस स्तूप का निर्माण करवाया था? तो कनक मुनि एक पौराणिक बुद्ध का स्तूप बनवाया था नेपाल की तराई स्थित निगलीवा में। नेक्स्ट है, अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का सर्वप्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे भाभू बैराट राजस्थान लघु शिलालेख से। कहां से? भाभू लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ था, जो कि बैराट राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भाभू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध मत के संदर्भ में क्या अभिवादन किया? तो बुद्धम, दम्भम और संगम का अभिवादन किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में अशोक का शिला उल्लेख किस लघु स्तंभ लेखों से मिलता है? तो सारनाथ से मिलता है, सांची से मिलता है, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों से मिलता है हमको इसकी जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं, किस लघु स्तंभ लेख में विवरण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी देता था? तो सांची लघु स्तंभ लेख में हमको ये पता चलता है। नेक्स्ट है, अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे स्पष्ट होता है? तो देवाना प्रिय की उपाधि से। कहां से? देवाना प्रिय उपाधि से यह पता चलता है। नेक्स्ट है, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे अभिलेखों में क्या कहा गया? तो धम्म कहा गया। क्या? धम्म कहा गया उसमें। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो अशोक की धम्म नीति। क्या? अशोक की धम्म नीति के कारण वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक के धम्म नीति का विशिष्ट परिभाषा किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है? तो आप बताएंगे राहुलोवाद सुत्त अथवा सिगालोवाद सुत्त में दी गई है, जो कि दीघ निकाय में एक पार्ट है। नेक्स्ट है, अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है? तो दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट आता है, अशोक के किस स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है कि चू धम्मे की धर्म क्या है? धर्म क्या है इसके बारे में दूसरे स्तंभ लेख तथा सातवें स्तंभ लेख से हमको ये पता चलता है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म मंगल की जानकारी प्राप्त होती है? तो बताएंगे 9वें शिलालेख में धम्म मंगल की जानकारी प्राप्त होती है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को डायरेक्टली आप याद करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धम्मदान की जानकारी प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे धम्मदान की जानकारी हमको 11वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा मिलती है? तो 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा की गई है। आप अशोक की धम्म यात्रा के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट्स। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अशोक के धम्म यात्रा का क्रम है, बोध गया पहले गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और श्रावस्ती गया बाद में। दिव्य बदान तथा बीएस स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्रा का क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने देख लिए। अब फैक्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई? तो 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? तो 13वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म में प्रचार प्रसार के लिए अशोक किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसकी की थी? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के किन उच्चाधिकारियों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने लगाया था? तो वेष्टु, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास,
धर्म प्रचार के लिए विष्णु रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? तो बताएंगे 3 एवं 7 में स्तंभ लेख से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विष्णु रज्जुक प्रादेशिक युक्त जैसे उच्च अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कितने वर्षों में करते थे? प्रति 5वें वर्ष में करते थे। प्रति 5वें वर्ष में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त धर्म महामात्रों का क्या अर्थ था? तो आप बताएंगे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त करना तथा धर्म की एकता पर बल देना, ये उनका काम होता था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दूत भेजे थे, इन दूतों का विवरण किन अभिलेखों में से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे दूसरे तथा 13वें शिलालेख से हमको ये प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में किन दक्षिणी भारत के राज्यों का विवरण मिलता है? तो बताएंगे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी, इनका जिक्र हमको अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में मिलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, अशोक के 13वें शिलालेख में किन 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है जहां पर उसने धर्म प्रचारक भेजे थे? तो पहला मिलता है सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, मग और सरीन के राजाओं का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख से। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, धर्म प्रचारक और देश, तो मजंतिक को भेजा था कश्मीर तथा कांधार में, महारक्षित को भेजा था यवन देश में, मंजिम को भेजा था हिमालय देश में, धर्मरक्षित को अपरांतक में भेजा था, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था, महादेव को महिष मंडल या मैसूर अथवा मतदानता में भेजा गया था उनको। फिर आता है रक्षित को बनवासी या उत्तरी कन्नड़ में भेजा गया था, सोन तथा उत्तर को सुवर्ण भूमि में भेजा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका या लंका में भेजा गया था। ठीक है, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, महेंद्र एवं संघमित्रा को कहां भेजा गया? तो आप बताएंगे श्रीलंका में भेजा गया था। कहां? श्रीलंका में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है, श्रीलंका के शासक तिस्स को किस बौद्ध धर्म ने दीक्षित किया था? तो महेंद्र ने किया था। किसने? तिस्स को। श्रीलंका के शासक तिस्स को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो आप बताएंगे महेंद्र ने दीक्षित किया था। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, श्रीलंका के शासक तिस्स ने अशोक की कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवानाम प्रिय ये उपाधि श्रीलंका के शासक ने धारण की थी। अशोक की धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। अशोक की धार्मिक नीति के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपके पास, अशोक ने अपने साम्राज्य में किस धार्मिक नीति का अनुसरण किया था? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, किस शिलालेख में अशोक अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि सब मतों की व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं? तो ये 7वें शिलालेख में बताया गया है। किसमें? 7वें शिलालेख। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अशोक ने किस स्थान पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी? बराबर की पहाड़ियों में गया जिला में ये गुफाएं बनाई गई थी। किसके लिए? आजीवक संप्रदायों के लिए। नेक्स्ट है, अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसकी जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? तो बताएंगे कल्लड़ कृत राजतंगनी से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों तथा धार्मिक मतों की सार वृद्धि की बात कही गई है? तो 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों तथा धार्मिक मतों की सार वृद्धि की बात कही गई है। किसमें? 12वें शिलालेख में। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अशोक के अभिलेखों से कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो आप बताएंगे अभिलेखों से प्राप्त होता है हमको। अशोक के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? तो आप बताएंगे 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, अशोक के अभिलेखों को किस विद्वान ने सर्वप्रथम उच्चारण किया था? तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले उनको पढ़ा था।
नेक्स्ट है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का उच्चारण किस वर्ष किया था? तो बताएंगे 1837 में उन्होंने उच्चारण किया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो पहला आप बताएंगे शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। 3 भागों में उनको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, बृहद शिलालेख कौन सा किस जगह बना है और किस वर्ष उसकी खोज की थी और किसने खोज की थी, उसको देखते हैं। प्राप्ति स्थल, बृहद शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो पहला है प्राप्ति स्थल, स्थिति अभी कहाँ पर है, खोजकर्ता कौन थे और किस वर्ष उसको खोजा गया था, उसको देखते हैं। तो पहला आता है शहबाजगढ़ी बृहद लेख, पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज करता है जनरल कोट, खोज की थी 1836 में। फिर आता है मानसेरा बृहद लेख, हजारा पाकिस्तान में मिलता है हमको। इसकी खोज कनिंगम ने 1889 में की थी। फिर आता है कालसी बृहद लेख, इसकी खोज, इसका स्थान है उत्तराखंड देहरादून, खोज की थी फॉरेस्ट ने 1860 में। फिर आता है गिरनार बृहद लेख, जूनागढ़ गुजरात से प्राप्त हुआ है। कर्नल टॉल्ड 1822 में इसकी खोज की थी। फिर आता धौली बृहद लोक तोसली, जो कि पूरी उड़ीसा में मिलता है। और किट्टो 1837 में उन्होंने खोज की थी, किसने? किट्टो ने। फिर आता है जौगढ़ बृहद लेक, समपा के नाम से जानता है उसको। तो गजाम उड़ीसा से मिलता है। इसकी खोज की थी वाल्टर इलियट ने 1850 में। किसने? वाल्टर इलियट ने 1850 में जौगढ़ लेक की खोज की थी। फिर आता है एरगुड़ी, कुरनूल आंध्र प्रदेश में मिलता है ये। इसकी खोज की थी अड़ू घोष ने 1829 में। फिर अगला बृहद लेख आता है सोपारा पालघर पूर्वी महाराष्ट्र में थाने जिले में मिलता है। इसकी खोज की थी भगवान लाल ने 1889 में। अब हम देखते हैं लघु शिलालेख कौन सा किस जगह पाया गया है, उसको देख लेते हैं। पहला आता है रूपनाथ, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में मिलता है। गुर्जरा लघु शिलालेख दतिया मध्य प्रदेश में मिलता है। सहसाराम बिहार में मिलता है। भ्रभु बैराट या जयसिंह राजस्थान में मिलता है। भ्रभु का लघु शिलालेख कहाँ से मिलता है? जयपुर राजस्थान से। फिर आता है मास्की लघु शिलालेख, रायचूर कर्नाटक में मिलता है। फिर आता है ब्रह्मगिरी शिलालेख लघु, तो आप बताएंगे कर्नाटक चित्रदुर्ग से मिलता है। फिर आता है सिद्धपुर आता है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिलता है हमको। तो ये कई बार इनके नाम पूछ लिया जाता है, कौन सा शिलालेख किस जगह मिलता है, तो आप बताएंगे, ये याद करने पड़ेंगे आपको। फिर आता है जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिलता है। एरगुड़ी लघु शिलालेख कुरनूल आंध्र प्रदेश से मिलता है। गोवीमठ लघु शिलालेख मैसूर कर्नाटक से मिलता है। पालिक गुंडू कर्नाटक से मिलता है। राजुल मंडगिरी कुरनूल कर्नाटक से मिलता है। एरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। अब नोट में देखते हैं, मास्की गुर्जरा नेत्तूर और उलेड गोलम के शिलालेखों के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है व्यक्तिगत नाम? तो आप बताएंगे मास्की गुर्जरा नेत्तूर और उलेड गोलम के शिलालेखों में। अब हम स्तंभ लेखों के बारे में देख लेते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? हमने बृहद और लघु शिलालेखों के बारे में देख लिया है। अब देखते हैं सप्त स्तंभ लेख, कितने? 7 स्तंभ लेख पाए गए, उनके बारे में देखते हैं। तो सप्त स्तंभ लेख सम्राट अशोक को राजज्ञा अथवा विज्ञापन, जिसकी संख्या है और जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए गए हैं। पहला है दिल्ली टोपरा, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर खिजराबाद जिले टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईस्वी द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपरा वाला कहाँ लाया? टोपरा वाला दिल्ली लेके आया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे फिरोज शाह तुगलक की लाट या भीमसेन की लाट या दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस स्तंभ लेख पर अशोक के मतों 7 लेख उत्कीर्ण है, जबकि अन्य 6 ही मिलते हैं। अन्य पर 6 ही लेख मिलते हैं। सर्वप्रथम जैन प्रेसेस ने इसका वाचन कर अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित किया था, दिल्ली टोपरा वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिल्ली मेरठ, यह भी पहले मेरठ में स्थित था, बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया का शिलालेख अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है।
लौरिया का नंदरगढ़, यह भी चंपारण जिले में ही स्थित है। फिर आता है रामपुरवा, जो कि चंपारण बिहार में स्थित है। फिर आता है प्रयाग का, यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। ठीक है, अब आता है लघु स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है ना। तो कौन से लघु स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो पहला आता है सांची का, तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा आता है सारनाथ का, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। खोज की थी अरेल स्टैंड ने 1905 में। कौशाम्बी का शिलालेख पाया जाता है इलाहाबाद के समीप, कैप्टन बर्ड 1834 में इन्होंने खोज की थी। फिर आता है रुमेनदेही, जो कि नेपाल के तराई में स्थित है, इसकी खोज की थी फ्यूरर ने 1895 में। फिर आता है निगलीवा सागर, नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है, इसकी भी खोज फ्यूरर ने 1895 में की थी। तो यहाँ पर हमने देख लिया लघु स्तंभ लेख देख लिए हैं। तो सांची सारनाथ लघु स्तंभ में अशोक अपने महामात्रों का संग भेद रोकने का आदेश देता है। नेक्स्ट है कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेखों को रानी कौरवाकी ने दान दिया था, जिसके कारण इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि रानी का स्तंभ लेख किसे बोलते हैं, तो आप बताएं कि कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों को रानी कौरवाकी का रानी स्तंभ लेख बोलते हैं। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख के संदर्भ में विशेष तथ्यों को देखते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप बताएंगे टेफेंतलर ने। किसने? टीफेंतलर ने की थी। किसने? टीफेंतलर ने इसकी खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है टीफेंतलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज कब की थी, तो आप बताएंगे 1750 ईस्वी में की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास किस श्रीलंकन प्रशासनिक अधिकारी ने सर्वप्रथम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी की पहचान अशोक के साथ की थी, तो जॉर्ज टर्नर ने की थी। किसने? जॉर्ज टर्नर ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है अशोक के मास्की लघु अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप बताएंगे बीडल महोदय ने। किसने? बीडल महोदय ने मास्को लघु शिला अभिलेख की खोज की थी। किसने? बीडल ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास अशोक के अभिलेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन सी लिपियां थी, तो पहली लिपि थी ब्राह्मी, खगोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग अशोक ने अपनी अभिलेखों में किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भाषा भी बोलते हैं। ये भाषा का प्रयोग अभिलेख ने अपने अभिलेखों में किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है अशोक किस अभिलेख में खगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था, तो अशोक ने मनसेरा तथा सहवाजगढ़ी अभिलेख में अपना खगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। किसका? खगोष्ठी लिपि का प्रयोग मनसेरा और सहवाजगढ़ी अभिलेख में किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास अशोक के किस अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसको लगमान से प्राप्त 2 शिलालेखों में मिलता है विवरण। अगला है किस अशोक के किस अभिलेख में एक साथ द्विभाषिक लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे सरेकूना लघु शिलालेख में, जो कि कांधार में पाया गया है। इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। किसमें? सरेकूना लघु शिलालेख। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरेकूना लघु शिलालेख में किन 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है एक साथ, तो आप बताएंगे ग्रीक यूनानी तथा आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें खगोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का एक साथ प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे एरीगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश में जो पाया गया है, उसमें खगोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग एक साथ किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है अशोक के प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या है, तो आप बताएंगे पशु बलि पर निषेध। क्या? पशु बलि पर निषेध प्रथम शिलालेख में ये मिलता है। नेक्स्ट है पशु बलि निषेध की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो आप बताएंगे प्रथम शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में 2 प्रकार की चिकित्सा विवरण मिलता है, तो आप बताएंगे द्वितीय शिलालेख में 2 प्रकार की चिकित्सा का विवरण मिलता है।
नेक्स्ट है धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं? तो आप बताएंगे चतुर्थ शिलालेख में अशोक के धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं किसमें? चतुर्थ शिलालेख में। फिर आता है अलग प्रतिवेदकों द्वारा प्रजा के कार्यों की सूचना अशोक को देने का विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो बताएंगे छठे शिलालेख से हमको इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ का विवरण अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे प्रथम पृथक कलिंग लेख से प्राप्त होता है। कौन सा? प्रथम पृथक कलिंग लेख से। फिर अगला क्वेश्चन आता है मीनार जनीर, जिसको स्वर्ण मीनार या स्वर्ण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, तो किस स्तंभ लेख को माना जाता है? तो आप बताएंगे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को मीनार जरीन या स्वर्ण मीनार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे सुंदर तथा सुरक्षित स्तंभ लेख माना जाता है? तो लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ लेख को सबसे सुंदर और सुरक्षित अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उच्चारण किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थरों की पट्टियों पर किया गया है। किसकी? पत्थरों की पट्टियों पर। वह कौन सा स्थान है जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? तो अनुराधापुर श्रीलंका से हमको प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती? तो खरगोष्ठी। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। फिर अगला क्वेश्चन आता है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सत्य कथन के बारे में बताइए। तो पहला कथन आता है इन पर बढ़िया पालिश है, दूसरा ये अखंड है, और तीसरा स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है। क्या? सॉफ्ट कैसा है? सुंडाकार है। अगला क्वेश्चन बनता है किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तुत रूप चित्र के साथ रंडे और जोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है? तो कलंगहल्ली में। किसमें? कलंगहल्ली के शिलालेख में ये उनकी मूर्ति अंकित की गई है। नेक्स्ट है कौन सा स्तंभ अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भ्राभु स्तंभ लेख में उन्होंने मगध का सम्राट बताया अपने आप को। नेक्स्ट देखते हैं किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडल करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये अशोक ने बात कही गई है। किसने कही? अशोक ने कही है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है अशोक ने अपने किस शिलालेख में करारोपण के बारे में बात कही है? तो रुमेनदेही स्तंभ शिलालेख में उन्होंने करारोपण के बारे में बताया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन मौर्य काल में अकाल के समय दिए जाने वाले राहत कार्यों संबंधी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बताएंगे सहगौरा ताम्र अभिलेख गोरखपुर में जो पाया गया, उसके बाद महास्थान अभिलेख जो कि बोगरा जिला बांग्लादेश में पाया गया। इसमें जानकारी हमको अकाल के समय दिए जाने वाले राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? सौगौरा ताम्र अभिलेख और बोगरा का ये महास्थान अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है अशोक के जीवों के वध निषिद्ध की सूची किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो 5वें स्तंभ लेख अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अशोक अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद रज्जुकों को न्यायिक तथा दंडात्मक अधिकारी सौंपे थे? तो पहले मूल राजस्व अधिकारी था जो 26वें वर्ष उन्होंने चतुर्थ अभिलेख में हमको स्तंभ लेख से पता चलता है इसके बारे में। फिर आता है अगला क्वेश्चन किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का विवरण प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमको चंद्रगुप्त और अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। फिर आता है अगला किस अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? तो चतुर्थ स्तंभ लेख में हमको इसकी जानकारी मिलती है। स्तंभ लेखों को देख लिया, अब हम देखते हैं स्तूपों के बारे में। कंप्लीट जानकारी स्तूपों के बारे में देख लेते हैं अशोक के टाइम की।
तो सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप बताएंगे अशोक ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो आप बताएंगे सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो आप बताएंगे 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर स्थिति स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्यमित उद्गत प्रतिमा का उसके नाम के साथ प्राप्त हुई? तो कंगनहल्ली से। कहां से? कंगनहल्ली से स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस स्थान से किया गया? तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, काकनाथ दबोट महाविहार कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, सांची के सबसे बड़े स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है। इसका आंतरिक भाग ईंटों द्वारा निर्मित है। किसके काल में बना था? तो आप बताएंगे अशोक के काल में बना था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? फिर आप बताएंगे अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, थोड़ा सा गुहालेख के बारे में देखते हैं। अशोक ने कौन से गुहालेख बनवाए थे उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है यहां से गुहालेख से, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के निवास के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आप बताएंगे कर्ण चौपाल गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, मतलब 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनके नाम याद रखिए, कौन से? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पॉइंट बनता है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। कितनी? 4 गुफाएं। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। फिर अगला पॉइंट बनता है आपके पास, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर आपका अशोक कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? मौर्य प्रशासन के बारे में कंप्लीटली देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।